गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना लेक्चर जो प्लांट पैथोलॉजी का है उसके अंदर आज का अपना टॉपिक है फंजाई। ठीक है, आज अपने इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है, इंडिविजुअल जो इसका है अपना पैथोजन, अपने डिजीज करने वाले हैं, उनके बारे में अपना टॉपिक है। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना है फंजाई। ठीक है, अब इन चीज़ों को क्या है थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें आगे की जो डिजीज़ होगी या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा, तो अगर इनके बारे में अपने को डिटेल में पता होगा अच्छे से, तो आगे के टॉपिक अपने ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अपने ये चीज़ जब पता ही नहीं होता, बेसिक फंडामेंटल्स, इसीलिए तो बोलते हैं इसको, क्योंकि अपने को बेसिक सब क्लियर होना चाहिए। अगर अपने को बेसिक पता नहीं रहेगा तो उसके बाद में क्या होगा, अपने आने वाले जो आगे जो कोर्सेज हैं उनमें दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें आज का टॉपिक जो फंजाई है, ठीक है, फंजाई का अब देखो उसमें क्या है, फंगस या फंजाई। ठीक है, फंगस या फंजाई, फंगस होता है सिंगुलर वर्ड और फंजाई होता है प्लूरल वर्ड। ठीक है, तो फंगस का मतलब क्या है, पहले भी बताया था मैंने कि जैसे 5 किंगडम होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, तो ये अपने आप में एक किंगडम हो गया अपना। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कुछ करेक्टर्स होते हैं इसके स्पेसिफिक टाइप के, तो वो करेक्टर्स क्या होते हैं, देखो इसका अपने टॉपिक जो है, टॉपिक वाइज मैंने इसको स्लाइड को तैयार किया है, तो उस हिसाब से तुम लोगों को याद करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 80% कोर्स का आपने क्या होगा, 80% कोर्स जो कवर करेगा वो सिर्फ फंगस से ही होगा। 80% कोर्स कैसे होगा, फंगस से होगा। तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, इनको डिटेल में पढ़ना है फंगस को। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो तुम लोग पूछ सकते हो। अब इसमें देखो पहली चीज़ इसमें करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जनरल करेक्टर जो है फंगस के वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ठीक है, किसको फंजाई बोलते हैं, या फिर तुम लोगों को अगर डेफिनेशंस नहीं आती हो तो तुम इन करेक्टर में से चूज करके लिख सकते हो, तो उसको भी फंगस ही बोलेंगे। तो कुछ जो बेसिक करेक्टर होते हैं, जो कि इसके सामान्य जो करेक्टर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो देखो क्या है। देखो फंगस की डेफिनेशन तुम लोगों को बता चुका हूँ मैं, एक बार और देख लेना। ठीक है, नोट कर रखा है मैंने। फंगस क्या होता है, सिंपल सा कुछ भी नहीं है, यूकैरियोटिक सेल होती है, एक क्लोरोफिलस होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होती है, विच में भी रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मिंग होती है, यानी कि बीजाणु बनाने वाली होती है। ऑल आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट तो माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा है, तो सिंपल सा है यूकैरियोटिक, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। सुकेंद्रिक सेल होती है, मोस्ट आर फिलामेंटस, मोस्टली जो होती है फिलामेंटस। ठीक है, फिलामेंटस, और एक होती है सिंगल सेल, एक होती है सिंगल सेल। सिंगल सेल फंगस भी होती है और एक फिलामेंटस भी होती है। ठीक है, तो जो फिलामेंटस होती है उसको मोल्ड बोल देते हैं, और सिंगल सेल होती है उसको ईस्ट बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, ईस्ट बोल देते हैं। ठीक है, ईस्ट जो होती है ना, सिंगल सेल फंगस को बोलते हैं अपने ईस्ट, जैसे सेकेरोमाइसीज होती है जो बेकरी के अंदर काम में आती है। ठीक है, तो मोस्ट जो होती है फिलामेंटस, फिलामेंटस मीन्स तंतुमय, फिलामेंटस मीन्स तंतु में, बहुत जैसे धागे जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती है। सिंपल सी बात है, वो उसकी सोमेटिक स्ट्रक्चर होती है, उसी को माइसीलियम बोलते हैं। कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक फिलामेंटस कॉल्ड हाइफी। हाइफी यानी कि बहुत सारे फंगस का जो माइसीलियम होता है ना, इसके अंदर देखो एक एक जो ब्रांच होती है उसको क्या बोल देते हैं, एक सिंगल ब्रांच को क्या बोल देते हैं, हाइफी बोल देते हैं। बहुत सारे हाइफी से मिलकर ये बना होता है। विच एग्जिबिट एपिकल ग्रोथ एंड विच ब्रांच टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है कि बहुत सारी हाइफी जब मिलके एक जाल बना लेती है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, बहुत सारी हाइफी मिलके जब एक जाल बना लेती है, तो उस जाल को या फिर उस सोमेटिक स्ट्रक्चर को या उस थैलस को, जो थैलस जो होती है ना बेसिक बॉडी ऑफ फंगस, फंगस की जो आधारभूत संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, थैलस। और थैलस अगर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है तो वो सोमेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, और उसी को ही अपने क्या बोल देते हैं, फंगस का जो थैलस या बॉडी जो होती है उसको क्या बोल देते हैं, अपने माइसीलियम बोल देते हैं। और माइसीलियम जो होता है वो हाइफी जो किससे मिलके बनी होती है, हाइफी से मिलके बनी होती है, बहुत सारी हाइफी मिलके माइसीलियम बना देती है। ठीक है, और हाइफी जो होती है वो ग्रोथ करने वाली ब्रांच होती है, वो जो आगे से आगे ग्रोथ करती है। ठीक है, ये करेक्टर याद रखने हैं तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, सम आर यूनिसेलुलर, ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल कोशिका होती है, जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें क्या होता है, एक कोशिका होती है ईस्ट की। ठीक है, तो वो क्या करती है, बडिंग से एक नई कोशिका बना देती है, बडिंग से एक नई कोशिका बना देती है। बडिंग मतलब क्या होता है कि इसकी जो सेल होती है इसकी एक हल्की सी ओवर ग्रोथ उभार निकलता है, धीरे धीरे उभार बड़ा होता जाता है, और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होकर इसके अंदर चला जाता है, और ये सेल अलग टूट जाती है, एक टुकड़ा
टूट जाता है, मतलब अपनी बॉडी से एक टुकड़ा निकाल देती है, तो वो एक नई सेल का निर्माण कर लेती है। बाइनरी फ्यूजन जो होता है उसके द्वारा हो जाता है, 1 से 2 सेल बन जाती है। तो ये क्या होता है, सिंपल सा लाइफ साइकिल होता है इसका। और ईस्ट जो होती है सबको पता है बेकरी के अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है इसका। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल जो फंजाई होती है वो होती है ईस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, प्रोटोप्लाज्म ऑफ हाइफी और सेल्स इज सराउंडेड बाय ए रिजिड वॉल, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसकी जो वॉल जो होती है, हाइफी की बात कर रहे हैं तो हाइफी क्या है, इसका सोमेटिक स्ट्रक्चर है। तो अपने सीधी सी बात करें, एक सेल की बात कर लें कि फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। या फिर ये ग्लूकेन्स होते हैं, बीटा 1,3 बीटा 1,6, ये अलग अलग टाइप के इनकी सिंगल यूनिट होती है जो मिलकर क्या बना देती है, काइटिन बना देती है। तो काइटिन की बनी होती है। और दूसरा कुछ एक जो एक्सेप्शनल जो होती है, जैसे oomacetes क्लास आपने पहले भी डिस्कस किया, तो उसमें किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये कैरेक्टर याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काइटिन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर और सेलुलोज भी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि कौन सी फंगस होती है जिसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और मोस्टली जो फंगस की सेल वॉल होती है वो किसके द्वारा बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ये oomacetes के अंदर सेलुलोज होता है। oomacetes एक वर्ग होता है या फिर oomaicota एक फाइलम होता है इसके अंदर फंगस का, जिसके अंदर ये क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, तो वहाँ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक बार सीधा एग्जाम्पल याद रख लेना तुम लोग। इसके बाद में देखो क्या इसमें नेक्स्ट करेक्टर है, मैनी रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। कुछ एक फंगस ऐसी होती है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ एक फंगस ऐसी होती है जिनमें कुछ कि जैसे 15 या 20% फंगस ऐसी होती है जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी मोस्टली जो 80% फंगस होती है उनके दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। फंगस का कैरेक्टर यही होता है कि वो दोनों तरीके से लैंगिक और अलैंगिक प्रकार से जनन कर सकती है। अलैंगिक बीजाणु कौन से होते हैं, लैंगिक कौन से होते हैं, वो जस्ट इसके बाद का टॉपिक आएगा। आज के टॉपिक के बाद में फंगस का रिप्रोडक्शन आएगा और वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन का बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि फंगस का रिप्रोडक्शन समझाइए। तो वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत शानदार टॉपिक होगा, मज़े से पढ़ेंगे उसको, ठीक है, मज़ा आएगा उसमें। अब इसमें देखो मैनी रिप्रोड्यूस किस में एसेक्सुअल होता है, एक क्लास ऐसी होती है फंगस की जिसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसीट्स, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास ऐसी होती है फंगस की जिसके अंदर पूरे जीवन में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसमें कभी भी लैंगिक जनन नहीं होता। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई, ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है इसमें। परफेक्ट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल स्पोर बनाने में ये सक्षम नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई क्लास ड्यूटेरोमाइसीट्स। एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछेगा कि फंजाई क्लास ड्यूटेरोमाइसीट्स इज ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, फंजाई इम्परफेक्टाई। या फिर ऐसी क्लास कौन सी है जिसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ डैश 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 क्या होगा, ड्यूटेरोमाइसीट्स आ जाएगा। तो बहुत सारी फंगस ये दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, तो ये टॉपिक याद कर लेना पॉइंट। देयर न्यूक्लियर आर टिपिकली हैप्लॉइड एंड हाइपल कंपार्टमेंट आर ऑफन मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। ऑल्दो द oomaicota एंड सम ईस्ट पोजेस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। देखो न्यूक्लियस जो होता है ना वो हेप्लॉइड रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो रहता है वो हेप्लॉइड रहेगा। सोमेटिक सेल होगी, सीधी सी बात है, हेप्लॉइड स्टेज में रहेगा, तभी तो वो बाद में आगे क्या उसमें गैमेट्स बनते हैं या फिर जाइगोट बनेंगे, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो वो सिंपल सा होता है कि अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो रहती है, जो स्टेज रहती है, इनकी हेप्लॉइड रहती है। लेकिन oomacetes क्लास ऐसी होती है जिसके अंदर माइसीलियम जो होता है वो डिप्लॉइड स्टेज में रहता है, यानी कि डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। डिप्लॉइड का मतलब द्विगुणित, जैसे n और n दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, 2n। तो ये हो गया डिप्लॉइड, ये हो गया डिप्लॉइड, और ये हो गए दोनों हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड स्टेज में बाकी फंगस में रहता है, लेकिन oomaicota और ईस्ट ऐसी फंगस होती है जिनके अंदर क्या होता है, डिप्लॉइड स्टेज के अंदर माइसीलियम रहता है। इनका माइसीलियम जो होता है वो डिप्लॉइड। अब देखो डिप्लॉइड जो होगा उसका एक चीज़ देखो, डिप्लॉइड में सीधा सा क्या है कि जो डिप्लॉइड फेज है, डिप्लॉइड से वो सीधा हैप्लॉइड बनेगा, तो उसमें गैमेट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये गैमेट्स बन के सीधा रिप्रोडक्शन में भाग ले लेंगे या फिर इनका
मेन चीज़ जो होता है इनका जो अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर जैसे जेनेटिक्स होती है उसी प्रकार से इनके अंदर वैसी स्ट्रक्चर होती है। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ईस्ट जो होती है या फिर oomacytes, मोस्टली जो oomacytes का जो माइसीलियम जो होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, बाकी हैप्लॉइड होता है। मल्टीन्यूक्लिएट और यूनिन्यूक्लिएट, इसका मतलब क्या होता है, देखो मल्टीन्यूक्लिएट और यूनि, ठीक है। मल्टीन्यूक्लिएट का मतलब अगर एक कोई माइसीलियम है, उसकी अगर एक हाइपी की मैं बात करूं तो उसके अंदर क्या होती है कि क्रॉस वॉल रहती है, उसके अंदर क्या रहती है, क्रॉस वॉल रहती है, ठीक है। तो अगर उस वॉल के अंदर जैसे एक सेल बन गई, एक सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है तो वो हो गया यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। अगर एक हाइपी ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, बीच में कोई क्रॉस वॉल ही नहीं है, बहुत सारे केंद्रक हैं उसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है, मल्टी न्यूक्लिएट। ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें आगे भी आएगा, वहाँ और पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये हो गया ऑल आर एक्लोरोफिलस, ठीक है। एक्लोरोफिलस मतलब जिनके अंदर हरित लवक या पर्णहरित नहीं पाया जाता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पैरासिटिक नेचर का होगा, सीधी सी बात है, पैरासिटिक या सेप्रोबिक नेचर का हो सकता है। तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इनकेपेबल रहता है, ठीक है। ऑल आर कीमोटोट्रोपिक जैसे कीमो ऑर्गेनोट्रोप, बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था ना अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, कीमोटोट्रोप्स यानी कि केमिकल रिएक्शन से इनको चाहिए एनर्जी। केमिकल रिएक्शंस जो होगी, डिकम्पोजिशन होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, तो उससे क्या होगा, इनके अंदर केमिकल की वजह से इनमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर से ये क्या लेते हैं, कार्बन, और ये सीधा सा क्या हो गया, कीमोटोट्रोप्स हो गए, ठीक है। कीमो हेट्रोट्रोप्स या कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स होते हैं ये, ठीक है, यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते ये, ठीक है। दे यूटिलाइज प्री एग्जिस्टिंग, ये तो ऑर्गेनिक मैटर का, इसके बारे में देर का बता दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट, इसमें ये चीज़ है, इसमें नेक्स्ट है पोजेज कैरेक्टरिस्टिक रेंज ऑफ स्टोरेज कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टोरेज कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे फूड रिजर्व्स होते हैं ना अपने बॉडी के अंदर, कि अपने खाना खा लिया और उसके बाद में जो भोजन होता है, वो जो एनर्जी रहती है वो स्टोर किसके रूप में रहेगी, एक्स्ट्रा जो अपने बॉडी के अंदर जो फूड रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है। तो इसके अंदर भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल का क्या होगा, ग्लाइकोजेंस हो गए, ये क्या हो गया, ग्लाइकोजेंस, या फिर ग्लाइकोजन जो रहता है इसका मेन कार्बोहाइड्रेट रहता है जो वो ग्लाइकोजन के रूप में, और जो फैट रहती है वो ऑयल ड्रॉप्स के रूप में रहती है, क्या, वश्य बूंदों के रूप में रहती है। क्या रहता है, लिपिड जो रहता है वो वश्य बूंदों के रूप में, तेलीय बूंदें जो होती है वो उनके रूप में ये फैट इसके अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में ये फूड स्टोर करता है, फूड रिजर्व रहता है, ठीक है। जैसे प्लांट के अंदर स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है, और अपनी ह्यूमन बींग्स में भी ग्लाइकोजन रहता है, तो ये इसका फूड स्टोर का या फूड रिजर्व का दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। मे बी फ्री लिविंग मतलब अपने आप इधर उधर गति करने वाले, ठीक है। फ्री लिविंग मतलब कोई भी प्लांट के साथ में कोई संबंध नहीं होता, अपने आप में मस्त रहने वाले जो रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं। और मैनी फॉर्म इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। देखो कुछ फंगस ऐसी होती है, जैसे माइकोराइजा की बात कर लेते हैं अपने, जैसे माइकोराइजा की बात करते हैं, ठीक है। माइकोराइजा जो होता है, माइकोराइजा क्या होता है, एग्जाम में पूछेगा, तुम्हारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी है और ये प्लांट पैथोलॉजी में भी है। माइकोराइजा के बारे में बता देता हूँ क्या है। माइकोराइजा होता है हायर प्लांट और फंगस, हायर प्लांट की रूट और फंगस के बीच में जो एसोसिएशन रहता है, जो म्यूचुअल जो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशन मतलब अंतर संबंध रहता है। फंगस प्लांट को क्या करती है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करती है, और ये उसको आवास देती है, पौधा जो होता है फंगस को आवास देता है। तो इसको, इस संबंध को क्या बोल देते हैं अपने, माइकोराइजा, उसको क्या बोल देते हैं, माइकोराइजा। VAM नाम होता है, जैसे वेसिकुलर आर्बस्क्यूलस माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, ठीक है। तो ये एक नाम भी आता है, पढ़ा भी होगा, इसके बारे में पूछ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो क्या होगा, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलस माइकोराइजा। ठीक है, तो ये याद कर लेना,
ठीक है। अब इसके बाद में क्या बाकी क्या होता है, पैरासिटिक नेचर के होते हैं, सिंपल सी बात है। कुछ एक ऐसे रिलेशन होते हैं जैसे लाइकेन बन गया, लाइकेन क्या होता है, शैवाल और फंगस का वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, दोनों सिम्बायोटिक नेचर के होते हैं। तो ये जो म्यूचुअलिस्टिक जो सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है वो कुछ में होता है, जैसे लाइकेन के अंदर ये माइकोराइजा है, ये भी हायर प्लांट के साथ में इसका पॉजिटिव एसोसिएशन रहता है। अब इसके बाद में देखो कुछ टर्म्स है इसके अंदर, तो वो तुम लोगों को ध्यान रखना है। थैलस क्या है, थैलस क्या है, द बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड एज थैलस, बॉडी ऑफ फंगस थैलस कहलाता है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। द बॉडी ऑफ सेल इज डैश डैश नाउन एज थैलस, ठीक है। थैलस की डेफिनेशन भी आ जाएगी तो तुम लोग लिख दोगे। जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे प्लांट भी होते हैं उनके अंदर भी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक है। तो इसी प्रकार फंगस के अंदर जो बेसिक बॉडी उसके उसको थैलस बोलते हैं। तो थैलस का जो होता है टाइप देखो, टाइप ऑफ थैलस, टाइप ऑफ थैलस, थैलस कितने प्रकार का हो सकता है उसका आपने इसके बारे में दे रखा है कि थैलस हाउ मेनी टाइप ऑफ थैलस। तो थैलस का क्या है देखो, यूकार्पिक और एक होता है होलोकार्पिक, यूकार्पिक और होलोकार्पिक। यूकार्पिक एक होता है, होलोकार्पिक। यूकार्पिक और होलोकार्पिक में देखो क्या है, होलोकार्पिक मतलब ऐसे होता है कि अगर फंगस की पूरी बॉडी, अगर फंगस की पूरी बॉडी अगर रिप्रोडक्शन में भाग ले लेती है या फिर रूपांतरित हो जाती है उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको तो बोलते हैं होलोकार्पिक। अगर उसका कुछ भाग थैलस में कुछ स्ट्रक्चर बनती है उसके ऊपर, या कुछ भाग जो होते हैं वो ही सिर्फ अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में या फिर रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं तो उसको बोलते हैं यूकार्पिक। सिंपल सा इसके अंदर कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये यूकार्पिक और होलोकार्पिक। थैलस, टाइप ऑफ थैलस पूछ ले तो उसमें एग्जाम में क्या लिखना है, यूकार्पिक और होलोकार्पिक। अब इसमें कुछ एग्जांपल है। द थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू वेजिटेटिव पार्ट विच इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, विच इज फॉर्म रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सच ए थैली आर कॉल्ड यूकार्पिक, ठीक है। यूकार्पिक मतलब इसके अंदर सीधा सा है, कुछ भाग जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट में बदला रहता है, यानी कि उसकी ग्रोथ रहती रहती है। कुछ एक उसके भाग जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड रहते हैं किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर मानो ये माइसीलियम है, ये पूरा माइसीलियम ही अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया तो ये तो हो गया होलोकार्पिक, ठीक है। और यूकार्पिक मतलब जिसके अंदर कुछ भाग, जैसे किसी में स्पोरेंजिया बन जाता है, मेल और फीमेल ऑर्गन डेवलप होते हैं, उसके बाद में रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोल देते हैं यूकार्पिक, ठीक है। अब इसके बाद है होलोकार्पिक। होलोकार्पिक द थैलस डज नॉट शो एनी डिफरेंशिएशन ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखो इसके अंदर सिंपल सा है, इसके अंदर अपने डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट मतलब यानी कि दोनों में कोई विभेदीकरण नहीं होता, विभेद नहीं पता चलता कि कौन सा भाग है इसका कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलेंगे जिसको, या फिर कौन सा भाग है जो इसका वेजिटेटिव पार्ट बोलेंगे। देखो बॉडी के अंदर सब चीज़ जरूरी होती है। जैसे प्लांट के अंदर भी क्या होता है कि पूरा जो पौधा होता है, पूरा पौधा कभी वेजिटेटिव पार्ट में नहीं बदलता, तो उसके अंदर फूल बनता है, फूल के अंदर उसके बीज बनेंगे, तो रिप्रोडक्शन तो फ्लावर में हो रहा है ना, बाकी ब्रांचेज में स्टेम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही, तो वो डिफ्रेंशिएटेड रहता है कि फूल, पत्ती, जड़, तना ऐसे विभेदीकरण भागों में बंटा रहता है, सबका इंडिविजुअल फंक्शन रहता है। और इसके अंदर क्या होता है कि फंगस में कुछ एक चीज़ ऐसी होती है कि जिनके अंदर कोई फंक्शन का कुछ पता नहीं है, कि जो भाग वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है या न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है वही आगे आने वाले टाइम में मॉडिफाई होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल गया, तो उस प्रकार की चीज़ को क्या बोल देते हैं अपने होलोकार्पिक। उसको क्या बोल देते हैं होलोकार्पिक। होलो का मतलब कंप्लीट, होलो का मतलब कंप्लीट, पूरा का पूरा भाग किस में बदल जाता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाता है। आफ्टर ए फेज ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सच थैलियर कॉल्ड एज होलोकार्पिक, ठीक है। सिंकाइट्रियम यीस्ट, अब देखो यीस्ट तो बेचारी सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है, एक कोशिका जीव है, तो एक कोशिका जो यीस्ट होती है उसका तो जो वेजिटेटिव भाग है वही उसका क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव भाग हो जाएगा। दूसरा क्या था सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में देखो हाइफी, हाइफी मैंने बात की थी अभी कि हाइफी क्या होती है, तो हाइफी के अंदर देखो हाइफी जो है ये एक पार्ट हो गया किसका,
फंगस का। हाइफी जो है क्या हो गया, एक पार्ट हो गया फंगस का, इसके बारे में बता दिया गया। एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ये तुम लोग नोट कर लेना। उसके बाद आता है माइसीलियम। माइसीलियम की डेफिनेशन बहुत बार बता चुका हूँ, ये याद कर लेना, तुम लोगों की सहूलियत के लिए लिख दिया मैंने। अब माइसीलियम का टाइप होता है, देखो कितने टाइप का हो सकता है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, यूनिन्यूक्लिएट। ऐसा माइसीलियम जिसकी एक सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, ऐसा माइसीलियम जिसकी एक हाइफी के अंदर एक सिंगल सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस रहता है, उसको मोनोकैरियोटिक बोलते हैं। डाइकैरियोटिक जिसकी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस रहते हैं, उसको डाइकैरियोटिक। होमोकैरियोटिक दोनों एक जैसे न्यूक्लियस वाले, दोनों एक जैसे समान जेनेटिक मेकअप के जो न्यूक्लियस होते हैं उसको होमोकैरियोटिक। और हेट्रोकैरियोटिक जो डिफरेंट जीव से निकल के आते हैं, यानी कि दो अलग थैलस से न्यूक्लियस आके एक सेल में मिल जाते हैं। रिप्रोडक्शन के टाइम में ये कंडीशन होती है, अगर दो डिफरेंट न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर है तो उसको बोल देते हैं हेट्रोकैरियोटिक। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके अंदर लिख लेना, नोट कर लेना इसको, और याद भी करना इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी डेफिनेशन। मल्टीन्यूक्लिएट मतलब बहुत सारी न्यूक्लियस एक कोशिका के अंदर होना क्या कहलाता है, मल्टीन्यूक्लिएट। बहुत कुछ एक फंगस में ऐसी स्टेज भी कंडीशन भी होती है जिनमें न्यूक्लिएट स्टेज भी पाई जाती है। ट्रांसवर्स सेप्टा। ट्रांसवर्स सेप्टा का मतलब ये है कि फंगस जो रहती है, फंगस की जो सेल रहती है वो डिवाइड रहती है ऐसे क्रॉस वॉल से। उस क्रॉस वॉल को क्या बोलते हैं, उस क्रॉस वॉल को क्या बोलते हैं, उस क्रॉस वॉल को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेप्टा, उसको बोलते हैं सेप्टा। सिंपल जो साधारण सेप्टा होता है बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल, ये इसका जो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे डिवाइड रहता है, यानी कि लंबाई में ऐसे लंबवत काट से ऐसे कटा रहता है, या फिर कोई भी लंबवत एक बैरियर रहता है बीच में, ऐसे दीवार बनी रहती है, वॉल बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेप्टा। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है कि फंगस की जो बीच के अंदर जो वॉल बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टेशन। सेप्टा के आधार पे फंगस का माइसीलियम दो टाइप का होता है, सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट और एसेप्टेट, ऐसी फंगस जिनका पूरा माइसीलियम ऐसे क्रॉस वॉल से डिवाइड रहता है, कोशिकाओं में विभाजित रहता है, उसको बोलते हैं सेप्टेट। और जिनके अंदर वॉल नहीं होती और सारा का सारा जो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, कोई सेप्टा नहीं होता और बहुत सारे न्यूक्लियस उसके अंदर बिखरे रहते हैं सेल के अंदर, तो उसको बोलते हैं मल्टीन्यूक्लिएट या फिर सिनोसाइटिक। उसको क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक माइसीलियम। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। ये सिनोसाइटिक के बारे में पूछता है कि जिसके अंदर सेप्टा नहीं पाए जाते उस प्रकार के माइसीलियम को क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक। एक आता है डोलीपोर सेप्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डोलीपोर सेप्टम होता है बेसिडियोमाइसीट्स एक क्लास होती है फंगस की, उसको बोलते हैं उसके अंदर ऐसे सेप्टा पाया जाता है जो कि बेरेल शेप का होता है, जो कि बेरेल शेप का होता है। बेरेल मतलब देखो ये बताता हूँ मैं, इसमें ये जो सेप्टा है ना ये डोलीपोर होता है। बेरेल मतलब एक जैसे ड्रम होता है ना, उस प्रकार के स्ट्रक्चर बन जाती है। ये बेरेल जो होते हैं उस प्रकार की एक डमलाकार ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसको बेरेल बोलते हैं। तो कुछ एक फंगस के अंदर जो सेप्टा होता है उसका इंटरनल पार्ट जो रहता है, आंतरिक भाग जो जहाँ से पोर एक छेद बना रहता है, तो उस छेद के पास का जो हिस्सा होता है वो गोलाकार होके या फिर डमलाकार होके या फिर बेरेल शेप होके क्या बन जाता है, वो बेरेल शेप होने की वजह से एक शेप ले लेता है। इस प्रकार के सेप्टा को क्या बोलते हैं, डोलीपोर सेप्टा। इसको क्या बोलते हैं, डोलीपोर सेप्टा। ठीक है, डोलीपोर सेप्टम इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइसीट क्लास के अंदर एक विशेष प्रकार का सेप्टा जो कि पोर के यानी कि छिद्र के पास वाले भाग से क्या रहता है, एक डमला का रूप ले लेता है, फुला हुआ या फिर स्वेलिंग वाला भाग रहता है या फिर डमला का रूप ले लेता है, उसको क्या बोल देते हैं अपने, डोलीपोर सेप्टम। ठीक है, ये हाइफी की वॉल होती है। ठीक है, ये सेप्टम है, सेप्टम ऐसे नीचे की ओर बढ़ता है फिर आगे गोलाकार हो जाता है। अब इसके ऊपर क्या होता है, कई बार एक वॉल बन जाती है, इसके ऊपर क्या बन जाती है, एक छोटी सी मेम्ब्रेन रहती है। कई बार क्या, मोस्टली ये तो बनती है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन बन जाती है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसका मॉडिफिकेशन होकर ये इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोल देते हैं पार्नेथोसोम। इसको क्या बोल देते हैं, पार्नेथोसोम। पार्नेथोसोम यानी कि इसके ऊपर झिल्ली बनी रहती है। ये चीज़ क्या होती है, सेलेक्टिव मटेरियल को या तो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाने जाती है। मेन पर्पज क्या होता है सेप्टा का, कि एक कोशिका का जो जीव द्रव्य है जो दूसरी कोशिका में नहीं जाए, इससे बचाने के लिए इस चीज़ का भी फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कुछ चीज़ इसका दोनों चीज़ होती है। देखो तो इसमें क्या होता है, डोलीपोर सेप्टम होता है, तो ये देखो बहुत ऐसे विशेष प्रकार का हो गया नहीं, कुछ चीज़ों को जाने देगा कुछ चीज़ों को नहीं जाने देगा। तो ये डोलीपोर सेप्टम बेसिडियोमाइसीट्स क्लास के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आ गया डोलीपोर सेप्टम। अब उसके बाद में क्या, स्पेशलाइज्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर। कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है माइसीलियम के ऊपर, किस प्रकार के फंगस के अंदर किस टाइप की स्ट्रक्चर्स हो सकती है, उनके बारे में अपने बात करें तो पहली चीज़ आती है राइजोइड्स। पहली चीज़ आती है राइजोइड्स, या फिर जिसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ
फंगस थैलस, मॉडिफिकेशन ऑफ फंगस थैलस या फिर हाइफी, फंगस का जो हाइफी होता है उसका मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन की बात करें अपने, तो मॉडिफिकेशन जो होती है, तो फंगस की जो हाइफी होती है, ये याद कर लेना भाई, जो चीज़ बताई है इंपॉर्टेंट वो, ठीक है। सिनोसाइटिक माइसीलियम क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर यानी कि मॉडिफिकेशन, ये क्या हो गया, मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरित सेल, कुछ कोशिकाएं जो होती है वो रूपांतरित हो जाती है, थैलस जो होता है वो रूपांतरित हो जाता है, यानी कि अपनी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है उसके अंदर। जैसे राइजोइड, पहली चीज क्या होता है, राइजोइड, राइजोइड का राइजो का मतलब रूट, राइजो का मतलब रूट हो गया, ठीक है, राइजा का मतलब हो गया रूट, और ओइड्स का मतलब लाइक, रूट के जैसी संरचना। कुछ फंगस ऐसी होती है जिनके अंदर जड़ें जैसे होती है ना, तो जड़ के जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है, तो वो मॉडिफिकेशन हो गया ना। देखो हाइफी होता है, हाइफी के बाद में किस में बदल गया, वो रूट्स में बदल गया। देखो हाइफी से कैसे बदल गया, वो रूट में बदल गया, तो उसको क्या बोल देते हैं, मॉडिफिकेशन हो गया, रूपांतरित हो गया, किस में, जड़ की जैसी संरचना में रूपांतरित हो गया। तो ये क्या होगा, ग्रीक वर्ड होता है, राइजा का मतलब रूट और ओइड्स का मतलब लाइक, रूट के जैसी संरचना। कुछ फंगस के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि जड़ के जैसी होती है। ये क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। ये क्या करती है, सहारा प्रदान करने के लिए, या फिर जिनको बोलते हैं एंकरिंग, एंकरिंग मतलब उसको सहारा प्रदान करती है, ठीक है, उसको स्टेबल करने के लिए कोई भी फंगस को, तो उसको जड़ के जैसी एक संरचना बनाती है। किसी में क्या होता है, ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब का भी काम करता है, तो ये दोनों ही काम करती है, सहारा प्रदान करती है प्लस न्यूट्रिशन भी अपटेक करती है, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं राइजोइड्स, ठीक है। तो ये रूपांतरण होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में आता है, देखो ये याद कर लेना इसको, एप्रीसोरियम। एप्रीसोरियम क्या होता है, इसको भी दिखा देता हूँ मैं, क्या है एप्रीसोरियम। देखो एप्रीसोरियम क्या है, ये देखो, ये इसमें एक सिंपल सी चीज़, सब चीज़ें हैं इसके अंदर डायग्राम। ये तो फंगस की क्या होगी स्ट्रक्चर, फंगस में क्या हो गया, माइसीलियम, ये तो हो गया माइसीलियम, ठीक है, ये माइसीलियम हो गया। माइसीलियम की एक ब्रांच जो होगी इसको हाइफी बोल देते हैं, क्लियर। अब उसके बाद आता है फंगस। फंगस के अंदर अगर ये देखो, इसके अंदर अगर दिखाई दे रहा हो तो इसमें ये जो है, ये जो माइसीलियम है इसके अंदर ऐसे क्रॉस वॉल बनी है, इसके अंदर क्या है, ऐसे क्रॉस वॉल बनी हुई है। ये देखो, ये क्या हो गया, सेप्टा, ये क्या हो गया, सेप्टा। तो इस प्रकार का माइसीलियम जो होता है उसको बोलते हैं सेप्टेट। अगर इस प्रकार की वॉल न बनके और सीधे न्यूक्लियस ऐसे घूमते रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एसेप्टेट या फिर सिनोसाइटिक माइसीलियम। इनको क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक माइसीलियम। ओमाइसीट्स क्लास के अंदर ही इस प्रकार का पाया जाता है, और जाइगोमाइसीट्स में इस प्रकार का माइसीलियम होता है, एस्कोमाइसीट्स में और बेसिडियोमाइसीट्स में और डिटेरोमाइसीट्स में इस प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, थोड़ा देख लेना ना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसके बाद में देखो क्या है, अपने बात कर रहे थे एप्रीसोरिया। एप्रीसोरिया क्या होता है, जब फंगस कोई प्लांट को इन्फेक्ट करती है ना, तो उस टाइम जर्मिनेट होती है, जर्मिनेट होता है उसका स्पोर, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनती है। जर्मिनेशन होगा तो सबसे पहले निकलेगी जर्म ट्यूब, ठीक है, जर्म ट्यूब निकलेगी। अंकुरण होगा तो जर्म ट्यूब निकलेगी। तो सबसे पहले क्या हो गया, ये स्पोर था, स्पोर से जर्म ट्यूब निकली। जर्म ट्यूब के बाद में अब देखो, पौधे की सेल को, वॉल को पेनेट्रेट करना है तो पावर तो चाहिए, पावर चाहिए, तो उसको घुसने के लिए अंदर, उसको पेनेट्रेट करने के लिए फंगस क्या करती है, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। उसके अंदर मेलानिन होता है, मेलानिन क्या करता है, उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, तो उसको क्या करेगा, वो बाहर से पानी को अंदर खींचेगा और फिर वहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, मेलानिन की वजह से प्रेशर जनरेट होगा और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाती है, ऐसे लोब्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि गोलाकार या फिर ऐसे लोब जिसको बोलते हैं, लोब जैसे ऐसे हाथ की हथेली, तो क्या इसमें जैसे लोब ये जो दिख रहा है ना गोलाकार थोड़ा सा, जिसको उभार वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलते हैं, लोब्ड। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको एप्रीसोरियम बोलते हैं। ये जो क्या करेगा, इससे जर्म ट्यूब से क्या निकलेगा, एप्रीसोरियम, एप्रीसोरियम से क्या निकलेगा, इससे होस्टोरिया जो पेनेट्रेटिंग पेग बोलते हैं जिसको, ये क्या करेगा, पेनेट्रेटिंग पेग निकलेगी और ये प्रेशर करके वॉल को पेनेट्रेट कर देगा और पौधे के वॉल जो होती है उसके अंदर घुसेड़ देगा, और यहाँ पे ये क्या करेगी, सेल के अंदर चली गई, ठीक है। अगर ये सेल के बीच में चली जाती तो इंट्रासेलुलर, और सेल के अंदर चली गई तो यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेगी तो ये इंट्रासेलुलर, ये होता है इसके अंदर एप्रीसोरिया। तो इसमें डेफिनेशन में कुछ नहीं है। एप्रीसोरियम मतलब ये ग्रीक, ये इसका जो नाम जो है प्लूरली इसको क्या बोलते हैं, देखो प्रेशर जो एजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर पैदा करने वाला एजेंट जिसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज़ सिंपल लोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ हाइफल जर्म ट्यूब एंड प्रेसिंग ऑर्गन फ्रॉम विच ए माइन्यूट इन्फेक्शन पेग यूजुअली ग्रो एंड एंटर द
एपिडर्मल सेल ऑफ होस्ट। अब ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसी संरचना जो कि प्रेशर दबाव पैदा करके पेनिट्रेटिंग पैक को पौधे के अंदर घुसेड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एप्रिसोरियम। होस्टोरिया न्यूट्रिशन लेने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, होस्टोरिया क्या होता है, देखो होस्टोरियम या ड्रिंकर बोलते हैं इसको, ड्रिंकर यानी कि चूसक, चूसक जो कि सेल के अंदर घुसेगा और न्यूट्रिशन लेगा, उसको होस्टोरिया बोलते हैं। उसके अंदर डायग्राम में देखा था वही होता है, ठीक है। आर स्पेशल हाइपल स्ट्रक्चर, एक विशेष प्रकार की हाइपल स्ट्रक्चर होती है या फिर आउटग्रोथ होती है उसकी सोमेटिक हाइपी की, सेंट इनटू द सेल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का जो काम करता है उसको होस्टोरिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक्स में पूछेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पोषक तत्व खींचने का जो काम करता है वो क्या होता है, होस्टोरिया। स्क्लेरोसिस क्या होता है, फंगस के अंदर एक बॉडी, इसकी फंगस की जो बॉडी होती है ना, वो कई बार क्या होती है, कुछ फंगस जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं होता, या फिर एसेक्सुअल टाइप का स्पोर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा जाल जो होता है ना फंगस का, माइसीलियम, ये पूरा माइसीलियम क्या होता है, जब एडवर्स कंडीशन होती है तो उस टाइम में पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट मास बना लेता है इकट्ठा होकर और एक हार्ड स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, स्क्लेरोसिया। तो क्या स्क्लेरोसिया में जे रेस्टिंग स्पोर, जैसे अर्गट डिजीज होती है ना, तो उसके अंदर स्क्लेरोसिया बनता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना स्क्लेरोसिया की डेफिनेशन, और ऐसे इसकी पूछ सकता है ब्लैंक्स भी, ठीक है। स्क्लेरोसिया में जे रेस्टिंग बॉडी फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ सोमेटिक हाइपी इनटू डेंस, ठीक है, राउंडेड फ्लैटेंड, किस प्रकार का हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, फ्लैटेंड भी हो सकता है, फ्लैटेंड मतलब चपटा, ठीक है, और इलोंगेटेड लंबा, इसे अंडाकार भी हो सकता है, और हॉर्न शेप्ड भी हो सकता है, हॉर्न शेप्ड जैसे घुमावदार हो सकता है, ठीक है। डार्क मासेज, काले रंग का, या फिर डार्क का मतलब गहरे रंग का मास होता है, या फिर उसका एग्रीगेशन होता है, पूरा माइसीलियम इकट्ठा हो जाता है तब, ठीक है। दे आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर, वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है। रेस्टिंग स्ट्रक्चर, रेस्टिंग मतलब एडवर्स इफेक्ट में जब सोइल के अंदर चला जाता है तो रेस्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं विच कंटेन फूड रिजर्व, जिसके अंदर बहुत सारा फूड होता है जो उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए, और जब ज़रूरत होती है तो वो जर्मिनेट होके माइसीलियम बना देगा, या जर्मिनेट होकर कुछ ऐसे स्पोर का प्रोडक्शन कर देगा, जिससे नया इन्फेक्शन साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्क्लेरोसिया आर हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर होती है, रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, दोनों चीज़ से बचाती है। फिजिकल, भौतिक और रासायनिक कंडीशन जो होती है सोइल के अंदर, या फिर कोई केमिकल डाल दिए सोइल के अंदर, तो उससे भी बचाने का काम करती है। तो स्क्लेरोसिया को किल करना बहुत मुश्किल होता है। होता क्या है, ये पूरा माइसीलियम जब इकट्ठा होकर काले रूप गहरे रंग की लंबी या फिर चपटी अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की शेप के अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, स्क्लेरोसिया। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ये बता दिया, ठीक है। ये माइसीलियम देख लिया, एप्रिसोरियम देख लिया, जर्म ट्यूब देख ली, और होस्टोरिया। होस्टोरिया ये होता है, देखो जर्म ट्यूब के इन्फेक्शन हाइफी है ना, इसके बाद में जो बनेगी ये होस्टोरिया होता है, ठीक है। तो इसी को ही होस्टोरिया बोलते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब इसके बाद में देखो स्क्लेरोसिया ये होते हैं, देखो स्क्लेरोसिया, ये माइसीलियम था, ये माइसीलियम पूरा काला काला होकर छोटे छोटे दाने बन गए, ये स्क्लेरोसिया बन गए, ठीक है। तो ये लंबे टाइम तक सोइल में पड़ा रहता है। ये डोलीपोर सेप्टम में इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। ये बता देता हूँ, फंगस का जो बेसिक जो चीज़ें होती है ना, वो क्या क्या चीज़ें होती है। फंगस का एक माइसीलियम है, माइसीलियम के अंदर मॉडिफिकेशन होकर राइजोइड्स बन गया, नहीं तो माइसीलियम तो है ही है, इसके साथ साथ में हाइफी बोल सकते थे इसको, अगर कोई एक ब्रांच ऐसे निकली रहती तो उसको हाइफी बोल देते। सिनोसाइटिक है क्योंकि बीच में कोई सेप्टा नहीं है, सिनोसाइटिक का मतलब बीच में कोई सेप्टा नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है वो राइजोपस की है, ये जो स्ट्रक्चर है वो राइजोपस की है। तो राइजोपस जो होती है वो जाइगोमाइसीट्स क्लास की है, तो जाइगोमाइसीट्स का माइसीलियम भी क्या हो गया, सिनोसाइटिक। क्लियर। इस ये जो दोनों को बीच में जोड़ने का काम करती है स्टोलन, जैसे दूब घास के अंदर होता है, तो वैसी प्रकार की उस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये राइजोइड्स हो गए। स्पोरेंजियोफोर्स, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बनता है उसको स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं। स्पोरेंजियोफोर्स जिसपे बीजाणुधानी लगी रहती है, बीजाणुधानी लगी रहती है। और स्पोर क्या हो गया, जिसमें बीजाणु होते हैं, और स्पोरेंजिया जिसके अंदर बीजाणु बनते हैं। ये स्पोरेंजियो स्पोर्स हो गए, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया, ये स्पोरेंजियम हो गया। स्पोरेंजियोस्पोर्स मतलब इसके अंदर के जो स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं वो, और जो बाहर थैलेनिमा जो संरचना होती है उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। और कोलुमेला इसके नीचे एक स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए, ये थोड़ा डीप हो जाएगा। एपोफाइसिस ये भी छोड़ दो, जहाँ से स्पोरेंजिया एराइज होता है उसको एपोफाइसिस बोल देते हैं। तो ये माइसीलियम था, माइसीलियम से स्पोरेंजियोफोर निकलेगा, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल साइज का बॉडी होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में अपने रिप्रोडक्शन और कुछ बच्चे के पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।